नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज अपने हिंदी साहित्य के अगले टेस्ट पर, और ये हमारा टेस्ट है 5वां। साथियों, हिंदी साहित्य टेस्ट सीरीज का यह 5वां टेस्ट है। तो यह सीरीज आपके लिए TGT PGT और UGC नेट JRF आदि सभी हिंदी संबंधित आपकी जो परीक्षाएं उनमें आपको बहुत ही लाभान्वित सिद्ध होंगी। तो साथियों, चलिएगा हम आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और टेस्ट शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का सही कालानुक्रम है। रचनाएं हैं आराधना, गीत कुंज, अपरा और अर्चना। रचनाएं हैं आपकी आराधना, गीत कुंज, अपरा और अर्चना। इन सभी रचनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में कौन सा आपका कालानुक्रम सही है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं, जो अर्चना है, इसमें अर्चना जो रचना है वो आपका है 1950। आराधना 1952 है। आराधना 1952 और गीत कुंज 1954 और अपरा 1956। अपरा 1956 का है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा अर्चना, फिर आराधना, फिर गीत कुंज, फिर अपरा, माने चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अर्चना 1950, आराधना 1952, गीत कुंज 1954 और अपना 1956। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, कविवर पंत ने अपने किस काव्य संकलन को दुधमुहा प्रयास कहा है। दुधमुहा प्रयास कहा है। पंत ने अपने किस काव्य संकलन को, बताइए। वीणा, ग्रंथि, पल्लव या गुंजन, किसको कहा है बताएंगे जल्दी कमेंट सेक्शन में कि किस अपनी रचना को या काव्य संकलन को उन्होंने अपना दुधमुहा प्रयास कहा है। तो साथियों, सही जवाब हो जाएगा आपका वीणा। वीणा। और बताइएगा वीणा किस सन की रचना है। तो 1927 की रचना है वीणा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कि सुमित्रा नंदन पंत ने किस रचना की भूमिका में छायावादी शिल्प सौंदर्य की समीक्षा कर दी है। छायावादी शिल्प सौंदर्य की समीक्षा कर दी है किस रचना की भूमिका में, बताइए। युगवाणी, पल्लव, ग्राम्या या लोकायतन, बताइए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या सही होगा आप लिखें कमेंट सेक्शन में, जल्दी से सही जवाब दें। तो सही जवाब इसका हो जाएगा पल्लव। पल्लव रचना की भूमिका में छायावादी शिल्प सौंदर्य की समीक्षा की है पंत जी ने। तो पल्लव कब की रचना है। तो ये 1926 की रचना है। 1926 की रचना है, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पल्लव काव्य संकलन में संकलित कविता नहीं है। पल्लव काव्य संकलन में संकलित कविता इनमें से नहीं है। आंसू की बालिका के प्रति, छायाकाल, परिवर्तन या सांध्य के बाद। इनमें से जो पल्लव काव्य संकलन है उनमें से कौन सी कविता इस संकलन में नहीं है, आपको यह बताना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा सही जवाब है, बताइएगा। तो सही जवाब इसमें आपका कौन सा होगा, चौथा हो जाएगा, संध्या के बाद। तो जो संध्या के बाद जो कविता है वो आपकी ग्राम्या से है। ग्राम्या इनकी जो रचना है ग्राम्य, तो उससे है आपका यह कविता। ठीक है। और आंसू की बालिका के प्रति, छायाकाल और परिवर्तन, ये सभी कविताएं आपकी पल्लव काव्य संकलन में संकलित हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है वो आपको देखना है। 3 सही है माने 1 गलत है। आचार्य शुक्ल ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम और सबसे शोक गीत माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील, इंद्रिय बोध तथा सुकुमार कल्पना का कवि कहा जाता है। लोकायतन महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है। इसमें सही नहीं है। तो साथियों, इसमें आपको बता देना है कौन सा सही नहीं है। जल्दी से बताएंगे कौन सा सही नहीं है इसमें।
साथियों इसमें पहला आपका सही जवाब नहीं है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद न कहकर किसने कहा है, तो यह शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने ऐसा कहा है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन आपका गलत है और अन्य सभी सही हैं। देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। पंत द्वारा रचित गीत नाट्य नहीं है, इनमें से पंत द्वारा रचित गीत नाट्य नहीं है, कौन सा नहीं है? शिल्पी है, सौवर्ण, रजत शिखर या गद्यपथ। जो पंत द्वारा रचित नहीं है नाटक, कौन सा नाटक? गीत नाटक। बताइएगा, गीत नाट्य जो इसमें से पंत द्वारा रचित नहीं है कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा गद्यपथ। कौन सा हो जाएगा? गद्यपथ हो जाएगा, गद्यपथ। ठीक है, यह आपका रचित नाटक नहीं है, गद्यपथ। ठीक है, और यह गद्यपथ रचना कब की है? 1949 की। शायद इसमें कंफ्यूजन है, देख लेते हैं फिर भी। चलिए अगला देखते हैं। आप लोगों को अगर इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ध्यान से उतर रहा है। चलिए अगला है, निराला द्वारा पत्रिकाओं से जुड़ने का सही क्रम है। निराला द्वारा पत्रिकाओं से जुड़ने का सही क्रम इनमें से दिया है समन्वय, मतवाला, गंगा, पुस्तकमाला, सुधा। तो सही क्रम आप देखेंगे इसमें से यही है, तो कौन सा हो जाएगा? और इसमें सही जवाब आपका मेरे हिसाब से समन्वय, मतवाला, फिर गंगा, पुस्तकमाला और सुधा, इन्हीं पत्रिकाओं का क्रम जुड़ने का है निराला जी का। ठीक है, अगला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? बताएंगे। अर्चना, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और बेला, इन रचनाओं में आप लोगों को बताना है सही कालानुक्रम क्या है। देखिए आप बात करेंगे कुकुरमुत्ता, आपका रचना है, कुकुरमुत्ता जो रचना है वो है 1942 की, और जो रचना बेला है वो आपकी 1946 की, और जो नए पत्ते रचना है वो आपकी है 1946, ये भी 46 की ही है, और अर्चना है 1950 की। ठीक है, कुल मिला के आपका यही क्रम सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पंक्ति की रचयिता महादेव वर्मा नहीं है? मैं नीर भरी दुख की बदली, विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, मिलन का मत नाम ले मैं विरह में चिर हूँ, अपलक जगती हो एक रात। इसमें से कौन सी पंक्ति आपकी महादेव जी की नहीं है? तो शुरुआती तीनों पंक्ति आपकी महादेव जी की नहीं है। ठीक है, लेकिन अपलक जगती हो एक रात यह नहीं है। यह किसकी है? यह जो पंक्ति है यह प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मतवाला के संपादक मंडल में सम्मिलित नहीं थे। मतवाला के संपादक मंडल में नहीं थे, कौन नहीं था इनमें से? महादेव प्रसाद सेठ, श्याम सुंदर दास और नवजदिक लाल श्रीवास्तव या शिव पूजन सहाय, कौन नहीं थे? तो साथियों मतवाला के संपादक मंडल में इनमें से कौन नहीं थे? कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। तो साथियों इनमें से जो नहीं थे वो श्याम सुंदर दास जी नहीं थे, और ये तीनों लोग थे। ठीक है, तो मतवाला के संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास जी नहीं थे। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति के रचयिता निराला नहीं है? निराला नहीं है, आपको बताना है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन का मृदुल बसंत, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, पुनः सवेरा एक फेरा और जी का, बन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। बताइएगा कौन सी पंक्ति निराला जी की नहीं है? बताइए कौन सी पंक्ति निराला जी की नहीं है? तो साथियों जो चौथी पंक्ति, बन गुहा गुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास, ये है जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? बताइएगा। रचनाएं हैं उर्वशी, अयोध्या का उद्धार और बब्रुवाहन, कानन कुसुम। बताइए कौन सी जो
रचना हैं वो आपकी कालानुक्रम से सही आपको बताना है। देखिए उसमें सबसे पहले बात करें उर्वशी। जो उर्वशी रचना है आपकी वो 1909 की है, 1909। अयोध्या का उद्धार जो रचना है वो आपकी कब की है, 1910, 1910। और बब्रुवाहन कब की है, 1911। कानन कुसुम कब की है, 1913। तो यह कालानुक्रम माने पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस किस का सही है जवाब तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। राम की शक्ति पूजा में निराला की सांस्कृतिक चेतना व्यक्त हुई है। राम की शक्ति पूजा भाव गांधीर्य की कविता मानी जाती है। राम की शक्ति पूजा सामासिक पद विन्यास की कविता है। निराला अकुंठ और वयस्क श्रृंगार दृष्टि के कवि माने जाते हैं। तो साथियों बताइएगा इसमें से कौन सा कथन गलत है और सब सही है। इसमें से एक कथन गलत आपको बताना है। देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी सही हैं, कथन सही हैं, लेकिन पहला गलत है। राम की शक्ति पूजा में निराला की सांस्कृतिक चेतना व्यक्त नहीं हुई है। किसमें हुई है, तुलसीदास, उनकी तुलसीदास रचना में ऐसा हुआ है। तो यह कथन आपका गलत था। ठीक है, राम की शक्ति पूजा रचना में ना रहकर तुलसीदास रचना में सांस्कृतिक चेतना व्यक्त हुई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। छायावादी काव्य को विस्तृत भूमि पर प्रतिस्थापित करने का श्रेय किस कवि या कवित्री को दिया जाता है। तो साथियों ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत। बताएं क्या मत है। तो साथियों यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाता है। तो सही जवाब आपका दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। छायावाद के संबंध में इस प्रसिद्ध वाक्य के प्रणेता कौन हैं बताएं। यह वाक्य किसका है, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी या रामकुमार वर्मा। किसका है बताएंगे, किसका है। तो यह सही जवाब आपका किसका हो जाएगा। तो साथियों यह सही जवाब आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यह कथन किसका है, शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है बताइएगा। शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद को दार्शनिक अनुभूति कहा है। डॉक्टर देवराज ने छायावादी काव्य को प्रकृति काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। रामविलास शर्मा ने छायावाद को शक्ति का काव्य कहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से गलत है, माने कथन सही नहीं है। बताएंगे कौन सा सही नहीं। देखिए इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि छायावाद को शक्ति का काव्य, छायावाद को शक्ति का काव्य रामविलास शर्मा जी ने न कहा है। किसने कहा है, किसने कहा है। तो यह जो कहा है वो प्रसाद जी ने कहा है। किसने कहा है, प्रसाद जी ने। अगला देखते हैं, छोटे से, अगला प्रश्न, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। चर्चित पंक्तियां किसकी हैं, यह किसकी पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां जो हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, किसकी हैं बताइएगा। यह पंक्तियां किसकी हैं। तो यह पंक्तियां प्रसाद की हैं और रचना है आत्मकथ्य, है ना। और ठीक है, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां आत्मकथ्य की हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए कल्पना की मधुमती भूमिका बीज शब्द का प्रयोग किया है बताएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के लिए कल्पना की मधुमती भूमिका बीज शब्द का प्रयोग किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सत्यनारायण कविरत्न, सूरदास या जयशंकर प्रसाद। बताएंगे सही जवाब क्या होगा।
तो आचार्य शुक्ल ने कवि कल्पना की मधुमती भूमिका जयशंकर प्रसाद जी के लिए कहा है, किसके संदर्भ में? कामायनी रचना के संदर्भ में, कामायनी रचना के संदर्भ में। और कामायनी रचना, जो कामायनी रचना है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें जल्दी से। तो कामायनी का है 1936 ईस्वी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है। जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण कथन के प्रयोक्ता हैं। बताइए, कथन के प्रयोक्ता हैं रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और नागेंद्र। कौन हैं बताएंगे? तो छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। यह कथन आप लोग बताएं किसका है? साथी कथन है नगेंद्र का। किसका है? नगेंद्र का कथन है। देखते हैं हमारा अगला और आज का आखिरी प्रश्न क्या है कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही कालानुक्रम। रचनाएं हैं छोको सुभाष वन मिलन, करुणालय और महाराणा का महत्व। ये रचनाएं हैं, इनको आपको बताना है कालानुक्रम। देखिए, शोकोच्छ्वास रचना जो है, शोकोच्छ्वास जो रचना है 1910 की है। वन मिलन रचना जो है आपकी 1909 की है। और करुणालय रचना जो 1913 की है। और महाराणा का महत्व रचना आपकी 1914 की है। ठीक है, आपको अब लगाना है कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका सही जवाब दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि वन मिलन 1909 की है। ठीक है, वन मिलन, फिर छोको सुभाष 1910, फिर करुणालय 1913, फिर महाराणा का महत्व 1914। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हिंदी से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि सभी परीक्षाओं के लिए लाभान्वित करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो की, इस टेस्ट की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथियों, आपसे एक सुझाव चाहते हैं, मैं एक अलग से एक टेस्ट सीरीज शुरू करना चाहता हूँ जो टीजीटी या पीजीटी या नेट किसके लिए की जानी चाहिए, आप लोग बताएंगे। एक अलग से उसी सिलेबस और उसी से जुड़ी हुई टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और कोशिश रहेगी कि जो टेस्ट सीरीज शुरू हो उसकी बिंदुवार जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी पे क्रमशः शुरू से उससे प्रश्न बनाए जाएं और उसकी टेस्ट सीरीज हो। तो सिलेबस को देखते हुए टीजीटी, पीजीटी या नेट आप किसकी टेस्ट सीरीज चाहते हैं अलग से, ये तो टेस्ट सीरीज चलती रहेगी जिसमें आपको सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। आप अलग से टीजीटी, पीजीटी या नेट के लिए आप किसको चाहते हैं, किसकी टेस्ट सीरीज शुरू करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।